गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखने को मिलेगा। दरअसल में दोस्तों होता क्या है ना कि जब भी कभी राष्ट्रपति भवन के ऊपर कुछ रिसेप्शन होती है, चाहे आपका रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे हो, तो उस समय नॉर्मली लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका के थ्रू यहाँ पे मतलब इनविटेशन जो होता है उस कार्ड के ऊपर वो देखने को मिल जाता है। पर इस बार हमारा जो 26 जनवरी है, जो रिपब्लिक डे है, वो 75th आपको रिपब्लिक डे देखने को मिल जाएगा। इसी चीज़ को मार्क करने के लिए ना, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके गेस्ट को एक बहुत ही स्पेशल एक गिफ्ट बॉक्स यहाँ पे दिया जाएगा। अब इस गिफ्ट बॉक्स के अंदर अगर मैं बात करूँ ना, तो आप नोटिस कर पाओगे कि अलग-अलग जगहों के जो जीआई टैग्स हैं, वो वस्तुएँ दिए जाएँगे। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे पोचमपल्ली इक्कत के बारे में। दरअसल में पोचमपल्ली इक्कत या फिर पोचमपल्ली जब हम साड़ी की बात करते हैं ना, ये बिलॉन्ग करती है टू तेलंगाना स्टेट, ठीक है? तो तेलंगाना स्टेट की ये बहुत ही फेमस साड़ी है पोचमपल्ली साड़ी, ठीक है? तो वो एक डिज़ाइन्स हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको इतिकोपा जो टॉयज़ होते हैं, ये बिलॉन्ग करते हैं टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है? उसी तरह से कलमकारी की जाएगी बैम्बू के ऊपर। बेसिकली ना एक बॉक्स बनाया जाएगा, उस बॉक्स के ऊपर एक कलमकारी मतलब होगी। जो कलमकारी है, नॉर्मली हम जो बात करते हैं दिस इज़ टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ कांचीपुरम सिल्क की, तो कांचीपुरम सिल्क आप जानते ही होंगे ये तमिलनाडु से बिलॉन्ग करती हैं। तो यानी कि इस बार के जो भी आपके अलग-अलग जो गिफ्ट बॉक्स दिए जा रहे हैं, जो गेस्ट को दिए जा रहे हैं, उसमें जीआई टैग्ड क्राफ्ट्स या फिर जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले जो चीज़ें हैं, वो यहाँ पे दी जा रही हैं। तो डेफ़िनेटली इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कौन-सी स्टेट्स को कौन-सी क्या चीज़ बिलॉन्ग करती है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ देम। दोस्तों, डेट है आज की 11 जनवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमें टॉपिक अंडरस्टैंड करना है वो है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ऑफ नीति आयोग लॉन्चेस एम्पावर हर बिस। देखो, यहाँ पे ना हर लिख दिया। हर का मतलब क्या है? यहाँ पर बात हो रही है महिलाओं की। बिज का मतलब बिजनेस, राइट? एंड इसका नाम क्या दिया है? एम्पावर हर बिज, सपनों की उड़ान। देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल में ना एक चीज है द न्यू शॉप। द न्यू शॉप एक तरह की एक चेन है, जहां पर ना ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रिटेल शॉप्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, एक तरह से उनको अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है? जैसे इस पर्टिकुलर शॉप के अंदर क्या-क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे आपके स्नैक्स हो सकते हैं, बेवरेजेस हो सकते हैं। बेसिकली एक किराने की दुकान नहीं होती, पर एक बहुत ही एडवांस्ड किराने की दुकान है, उसमें मतलब सब कुछ मिलेगा, होम केयर के रिगार्डिंग, पर्सनल केयर के रिगार्डिंग, है ना? तो वो सब जैसे ग्रोसरीज़ वगैरह हो गया, वो सब भी आपको यहाँ पे इन द न्यू शॉप्स के अंदर देखने को मिल जाएँगी। अब यहाँ पर इस इनिशिएटिव के माध्यम से पता क्या होगा कि देश भर से 50 पार्टिसिपेंट जिनकी एज 18 से 35 साल के बीच में होगी, उनको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है? एक ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के माध्यम से। फिर इनमें से जो टॉप 20 होंगे इन पार्टिसिपेंट्स के अंदर, उनको 100% वेवर होगा न्यू शॉप फ्रेंचाइज़ी फीस के ऊपर। यानी कि ये पूरी की पूरी जो शॉप सेटअप करी जा रही है, उसमें सारे के सारे जो खर्चे होंगे, वो यहाँ पर उनको 100% उनका फी वेवर यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो यानी कि जो महिलाएँ हैं ना, फिर उनके ऊपर ज़िम्मेदारी रहेगी कि भाई आपके लिए पूरा हमने सेटअप करके दे दिया है, अब आपको ये जो पर्टिकुलर शॉप है, इसको अच्छे से रन करना है। ये शॉप कहने की शॉप है, बट ये कहीं न कहीं काफ़ी एक बड़ा आपका एक स्टोर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कोशिश यही है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हम एक तरह से यहाँ पे सपोर्ट कर पाएँ एंड उनको हेल्प कर पाएँ। तो डेफिनिटली उनके जो बैरियर्स टू एंट्री होते हैं महिलाओं के लिए, उनको ये कम करेगा। अभी के लिए दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन पर्टिकुलर स्टेट्स की महिलाओं के लिए स्कीम यहाँ पे लॉन्च करी गई है। तो इसमें इनको मेंटरशिप हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग हो गया, डेफिनिटली और डिजिटल टूल्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सब यहाँ पे इनको डेफिनिटली प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा हम डब्ल्यूईपी के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैंने जैसे बताया ना डब्ल्यूईपी किसका है? ये नीति आयोग का एक इनिशिएटिव हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हम सपोर्ट कर पाएँ। इसको 2018 के अंदर इनक्यूबेट किया गया था एंड फिर इसको बाद में जाके एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बना दिया गया 2022 के अंदर। अब यहाँ पर अलग-अलग सर्विसेज़ दी जाती हैं जिसमें आपका कम्युनिटी एंड नेटवर्किंग हो गया, फंडिंग हो गया, इसके अलावा इनक्यूबेशन एक तरह से आप कहीं न कहीं सपोर्ट सिस्टम उनको प्रोवाइड करते हो। कंप्लायंस एंड टैक्स असिस्टेंस हो गया, एंटरप्रेन्योर की स्किलिंग करी जाती है एंड उनको प्रॉपर यहाँ पे मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो ये पर्टिकुलर जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है महिलाओं के लिए। इनफैक्ट ना अगर मैं बात करूँ 2023 से यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा
अवार्ड टू रिवॉर्ड इनिशिएटिव, जिसको एटीआर इनिशिएटिव के नाम से भी जाना जाता है, उसको भी स्टार्ट किया है। यहाँ पर क्या होगा ना, एटीआर इनिशिएटिव के माध्यम से जो महिलाएं हैं उनको हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे अलग अलग स्किल्स देकर। तो एटीआर इनिशिएटिव एक तरह का प्लग एंड प्ले आपको फ्रेमवर्क देखने को मिल जाता है, ताकि जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट किया जाए। एंड डोमेस्टिक मार्केट्स को तो हम डेफिनेटली उनमें सक्सीड करें एंड डेफिनेटली उनका जो मॉडल है, उनका जो इनिशिएटिव है, उसको इंटरनेशनली भी हम यहाँ पर स्केल कर पाएं। दिस इज द फोकस ऑफ एटीआर इनिशिएटिव, राइट। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज फ्लेमिंगो फेस्टिवल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दोस्तों, जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है वो कंडक्ट किया जाएगा एट सुलेरपेटा इन तिरुपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये होगा जनवरी 28 से लेकर जनवरी 18 से लेकर जनवरी 20 के बीच में। अब यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि 200 से भी ज्यादा बर्ड्स की वैरायटीज इस पर्टिकुलर सीजन के अंदर यहाँ पे फ्लाई करेंगी। एंड आप नोटिस कर पाना, यहाँ पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है ना, नेलापेटू बर्ड सेंचुरी, यहाँ पर ग्रे पेलिकन्स हो गया, स्पूनबिल स्टॉक्स हो गया, और भी बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन रीजन से यहाँ से आपको बर्ड्स आते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा आपको ना फ्लेमिंगोस की अलग अलग वेराइटीज के बारे में पता होना चाहिए। देखो, टेक्निकली फ्लेमिंगो की बहुत सारी वेराइटीज हमें देखने को मिलती हैं, बट इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत के अंदर आपको दो वेराइटीज देखने को मिल जाएंगी। एक है इसमें से लेसर फ्लेमिंगो एंड दूसरी है उसमें से ग्रेटर फ्लेमिंगो। तो ये दो स्पीशीज हैं फ्लेमिंगोस की जो भारत में पाई जाती हैं। वैसे स्पीशीज तो बहुत सारी हैं, इन दोनों का खासकर हम ध्यान रखेंगे। जैसे ग्रेटर फ्लेमिंगो का आईयूसीएन स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, ठीक है, और ये लार्जेस्ट फ्लेमिंगो स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएंगी अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया के अंदर। इसके अलावा चिली के रिगार्डिंग फ्लेमिंगो है तो उसको साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इसके साथ साथ अमेरिकन एंड करीबियन फ्लेमिंगो, ये करीबियन, साउथ अमेरिकन, फ्लोरिडा वाले रीजन में पाया जाएगा। इंडियन फ्लेमिंगो ये एंडीज माउंटेन में देखा जाता है। एंड जेम्स और पूना फ्लेमिंगो ये भी आपको उसी रीजन के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब जो मैं बात कर रहा था ना लेसर फ्लेमिंगो की, लेसर फ्लेमिंगो आपको अफ्रीका और इंडिया में देखने को मिल जाएगा। इसका आईयूसीएन स्टेटस है नियर थ्रेटन्ड एंड ये स्मॉलेस्ट फ्लेमिंगो स्पीशीज है, यानी कि भारत के अंदर लार्जेस्ट फ्लेमिंगो स्पीशीज और साथ ही साथ आपकी जो स्मॉलेस्ट फ्लेमिंगो स्पीशीज है, ये दोनों स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती हैं। अब थोड़ा सा हम इस पर्टिकुलर बर्ड सेंचुरी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, दैट इज नेलापेटू बर्ड सेंचुरी। ये जो वर्ड आया ना नेलापेटू, ये वर्ड आया है एक विलेज के ऊपर ही, ठीक है, जो यहीं पे आपको सेंचुरी के पास में लोकेटेड देखने को मिल जाएगा इन नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर ना आपको कुछ एक बातें इसके बारे में पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो यहाँ के किसान है लेलापेटू के और साथ साथ जो बर्ड विजिटर्स हैं उनके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, ये इनको बेनिफिट देते हैं, ये वापस में इनको बेनिफिट देते हैं। अब आप एक चीज अंडरस्टैंड करना, एक चीज होती है जिसको हम जानते हैं गुआनो के नाम से। गुआनो का मतलब पता क्या होता है, जो भी आपके बर्ड्स वगैरह का हो गया, जो आपका एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, उसको हम गुआनो बोलते हैं। अब ये जो गुआनो है ये अपने आप में बहुत ही, इनका जो एक्सक्रीटा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो जो एक्सक्रीटा होता है इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम हो गया, राइट, अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं ना, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यानी कि जो बर्ड्स आएंगे ये कहीं ना कहीं नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करेंगे क्रॉप्स के लिए। एंड डेफिनेटली जो विलेजर्स हैं वो फिर बर्ड्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बर्ड्स को प्रोटेक्शन मिल गया एंड जो किसानों को उनकी मिट्टी वहां की काफी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। इस तरह से दोनों के बीच में ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमें देखने को मिल जाएगा। तो जो लोकल लोग हैं ना वो इनको सेलेस्टियल बर्ड्स के नाम से भी, मतलब इनको सेलेस्टियल बर्ड्स की तरफ प्रोटेक्ट करते हैं। सेलेस्टियल बर्ड का मतलब होता है कि इवन ना हमारी माइथोलॉजी वगैरह के अंदर किसी बर्ड का जिक्र होता है तो लोकल लोग जो है ना नेलापेटू के, ठीक है, आसपास के जो एरियाज के, वो भी यहाँ पे इनको एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं सेलेस्टियल बर्ड्स, क्योंकि उनको लगता है कि यार इनकी माइथोलॉजी में भी जिक्र है कहीं ना कहीं एंड ये गुड रेन्स और गुड क्रॉप्स को लाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। बाकी इसके अलावा बात करें इस एरियाज की, अगर हम बात कर सकते हैं तो सदर्न ड्राई एवरग्रीन स्क्रब्स हो गया, ठीक है, स्वयं फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर कुछ एक फ्लोरा के नाम है, ये सारे आपके साइंटिफिक नेम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी फोना आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, दैट इज स्कॉर्पियन फिश, कैट फिश, फ्रेश वाटर स्लार्क, आपको ये सब आपको अलग अलग फिशेस देखने को मिल जाएंगी। एंड जो बर्ड्स होते हैं ना वो भी इनफैक्ट आपके जो प्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। तो ये बात होगी हमारी फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 के बारे में। अगले टॉपिक पे आते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के बारे में। देखो यार, कई बार ना हम लोग देखते हैं इस बात को कि रोड के ऊपर ना कोई एक्सीडेंट हो गया एंड रोड के ऊपर जब भी कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक तो कोई इंसान उस बंदे को हॉस्पिटल नहीं लेके जाता, उनको डर लगता है यार पता नहीं यार कोई पुलिस वाले मुझे सवाल ना पूछे, है ना, इस तरह की चीजें होती हैं। ऊपर से ना एक्सीडेंट वाले केस में ना एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम जानते हैं गोल्डन आवर प्रिंसिपल।
गोल्डन आवर का मतलब क्या होता है? देखो मान लो अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ है ना, एंड उसको पहले घंटे के अंदर-अंदर, एक्सीडेंट होने के पहले घंटे के अंदर-अंदर अगर थोड़ा बहुत उसको उपचार मिल गया, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल गया स्टार्टिंग के अंदर ही, पहले 1 घंटे के अंदर ही, तो उसकी जान बचाने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। पर अगर आपने उसको हॉस्पिटल ले जाने के अंदर देरी करी, उस गोल्डन आवर के अंदर आप उसको नहीं ले जा पाए, तो हो सकता है कि आगे जाके उस पर्सन की हालत काफ़ी खराब हो जाए, व्हिच माइट अल्टीमेटली लीड टू हिज़ डेथ ऑल्सो, राइट? तो गोल्डन आवर का प्रिंसिपल भी है, और डेफिनेटली हमने ना ये जो पहला मुद्दा था कि पुलिस से डरते हैं लोग कि यार पुलिस बहुत सारे सवाल पूछेगी, इसको ठीक करने के लिए हमने गुड समैरिटन का भी प्रिंसिपल यहाँ पे लाया है। गुड समैरिटन का मतलब होता है कि वो लोग जो कहीं न कहीं इस तरह से मदद प्रोवाइड करते हैं लोगों को कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको हॉस्पिटल ले गए, ये है गुड समैरिटन। और गोल्डन आवर का प्रिंसिपल मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पर इस चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए ना एक स्कीम लाई गई है, दैट इज़ कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। अब जैसा मैंने आपको बताया ना कि इंडिया में अगर हम बात करें, 2023 में लगभग 1,80,000 लोगों की डेथ होगी रोड एक्सीडेंट की वजह से, और ज़्यादातर इनमें से 66% जो लोग थे, उनकी एज काफ़ी यंग थी, 18 से 34 साल की एज ग्रुप के अंदर थे, ठीक है? 30,000 डेथ इसलिए थी क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, ठीक है? तो हमें पता है कि रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमने इसको उनके उपचार प्रोवाइड करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए ना एक स्कीम लॉन्च कर दी, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। तो अगर मान लो किसी का भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है, किसी भी कैटेगरी ऑफ रोड के ऊपर, तो उसके ऊपर ये स्कीम लागू हो जाएगी। इस स्कीम के माध्यम से हम कोशिश ये करना चाहते हैं कि उनको प्रॉपर मेडिकल केयर यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएँ। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो सरकार होगी ना, वो ट्रीटमेंट कॉस्ट को कवर करेगी, या तो अप टू 7 डेज़, या फिर मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट होगा यहाँ पे 1.5 लाख तक का कवर किया जाएगा सरकार के द्वारा। बस ध्यान ये रखना है कि 24 घंटे एक्सीडेंट के होने के विदिन पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, फिर सरकार 7 दिन का खर्चा यहाँ पे उठा लेगी, मैक्सिमम 1.5 लाख तक का खर्चा। एंड एट द सेम टाइम अगर मान लो किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाती है हिट एंड रन केस के अंदर, तो सरकार उसकी फैमिली को एक मदद के तौर के ऊपर 2 लाख रुपए की अमाउंट भी यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। ये है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम, यानी कि अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यार इस बंदे का एक्सीडेंट हो गया, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा तो मेरा खर्चा भी होगा, पुलिस भी सवाल पूछेगी। नहीं, पुलिस सवाल नहीं पूछेगी, क्योंकि आप एक गुड समैरिटन हो, एंड आपको खर्चे की भी चिंता नहीं है, क्योंकि सरकार की ये स्कीम आ चुकी है। 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा जो है वो सरकार यहाँ पे वहन करेगी। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, इसको इम्प्लीमेंट करने कौन जा रहा है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, एनएचएस को इम्प्लीमेंट करेगी। एंड साथ ही साथ जो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये एक आईटी प्लेटफॉर्म के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा, जहां पर आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, उनका जो ईडार है ना, ई डिटेल्ड एप्लीकेशन रिपोर्ट, उसकी फंक्शनैलिटीज को भी यहाँ पे कंबाइन किया गया है। तो ये है आपकी कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम, जिसको अभी रिसेंटली अनाउंस किया मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। आगे आते हैं, अगला टॉपिक हमें अंडरस्टैंड करना है WESP के बारे में। देखो दरअसल में ना आप लोगों ने यूएन डेसा के बारे में सुना होगा। यूएन डेसा स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इसको बोलते हैं हम यूएन डेसा। अब यूएन डेसा की एक बहुत ही फ्लैगशिप रिपोर्ट है वेस्प, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2025। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर ना बताते हैं दुनिया भर में कैसे कैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, क्या महंगाई रहेगी। तो यही इस बार की रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। अगर आप चाहो तो आप अपने मेंस के आंसर्स के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मेंशन किया गया है कि यूएन प्रेडिक्ट कर रहा है कि भारत की इकोनॉमी 6.6% से ग्रो करेगी इन 2025, एंड 6.7% से ग्रो करेगी इन 2026। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर अच्छी खासी कंज्यूमर स्पेंडिंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी तेजी से यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो अगर हम रोड्स के ऊपर, डिजिटल कनेक्टिविटी के ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ग्रोथ हमारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इससे भी इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई के अंदर इन्होंने बात करी है कि जो हमारी सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है ना, वो 2024 के अंदर हमारी 4.8% रहेगी, एंड आगे जाके और कम हो जाएगी 4.3%, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि हमारा जो आरबीआई का टारगेट है वो 4 ± 2% है, तो उसके आसपास ही हम यहाँ पे रह रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें साउथ एशिया रीजन की, तो साउथ एशिया रीजन 5.7% से ग्रो करेगा 2025 के अंदर, 2026 में 6% ग्रो करेगा, एंड इसमें मेजर रोल जो रहेगा वो भारत का ही रहेगा। बाकी दुनिया भर की इकोनॉमी की बात करें तो इट विल ग्रो एट 2.8%, ऐसा यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट्स के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज GEAPP, ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट। थोड़ा इसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। अभी पता क्या हुआ है, अभी यहाँ पर ना आप लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में तो जानते होंगे, है ना?
इंटरनेशनल सोलर अलायंस की कोशिश ये है कि दुनिया भर में हम क्या कर पाएँ, हम जो भी फंडिंग इश्यूज़ हैं विद रिगार्ड्स टू सोलर एनर्जी उसको हम यहाँ पे भर पाएँ एंड एट द सेम टाइम दुनिया भर में हम आपस में कोलैबोरेशन कर पाएँ। दैट इज़ द फोकस ऑफ आईएसए एंड इंडिया एंड फ्रांस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब उसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर आईएसए और जीईएडडबल्यू इन दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन किया है बाय साइनिंग मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड एमडीटीएफ को साइन किया है। अब इसके माध्यम से क्या होगा, $100 मिलियन हम यहाँ पे मोबिलाइज कर पाएंगे ताकि प्रॉपर हम सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रन कर पाए इन आईएसए मेंबर कंट्रीज। तो जो भी फाइनेंसिंग गैप्स होते हैं उनको ये कवर कर पाएगा एंड डेफिनेटली अच्छे अच्छे सोल्यूशन भी यहाँ पे दे पाएगा। अब आप लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में तो जानते हो, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं। आपको लोगों को शायद दिक्कत आई होगी जीईएपी समझने के अंदर, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट ना, यहाँ पर अलग अलग ऑन्टरप्रनोर, सरकारें, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, फाइनेंसिंग पार्टनर साथ में आते हैं। इनको फाउंड किया गया था आइकिया फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन एंड बेजोस अर्थ फंड के द्वारा। देखो आइकिया आप जानते होंगे, आप लोगों ने आइकिया कंपनी का नाम सुना होगा, है ना। हैदराबाद के अंदर इनका बहुत ही बड़ा शोरूम है, अब तो और भी जगह जगह आ गए हैं। तो आइकिया दरअसल में क्या है, आइकिया फर्नीचर हो गया, होम एक्सेसरीज हो गया, डिजाइन आइडियाज हो गया, उनमें काम करता है। उनकी ही अपनी एक फाउंडेशन देखने को मिल जाएगी जो कि सपोर्ट करती है अलग अलग प्रोजेक्ट्स को, हेल्थ प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है, इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को, क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जा सकता है उसको सपोर्ट करती है। उसके अलावा आपको एक रॉक फेलर फाउंडेशन देखने को मिल जाएगी। ये दरअसल में एक यूएसए की आपको एक एनजीओ एक तरह से आपको देखने को मिल जाती है। उसी तरह से बेजोस अर्थ फंड, आप लोगों ने जेफ बेजोस का नाम सुना है जो कि आपके अमेजोन के हैं, राइट। उनकी एक जेफ बेजोस अर्थ फंड भी है। तो इन सब के द्वारा यहाँ पर इसको फाउंड किया गया है जीएडडबल्यू को। तो इनकी कोशिश ये रहती है कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर हम कैसे क्लीन एनर्जी की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, राइट। क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं उनको टैकल किया जाए एंड एट द सेम टाइम जैसे इनके गोल्स क्या है कि 4 गीगाटन ऑफ जो फ्यूचर कार्बन एमिशन है उसको हम यहाँ पे रिड्यूस करें। उसके साथ ही साथ क्लीन एनर्जी का एक्सेस दे पाएं 100 करोड़ लोगों को, 150 मिलियन नई जॉब्स हम क्रिएट कर पाएं। ये सारे फोकस जीईएडडबल्यू के आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनके 2 इनिशिएटिव्स भी हैं। पहले का नाम है डीयूईटी, डिजिटलाइजेशन ऑफ यूटिलिटीज फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। यहाँ पर क्या होता है, हम ये कोशिश करते हैं कि चेक कर पाएं कि मॉनिटरिंग जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं उसको हम प्रॉपर ढंग से मॉनिटर कर पाएं, तो उसकी टेक्नोलॉजी में इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। एंड दूसरी है इंटाइस 2.0। यहाँ पर हमारी कोशिश है कि जो इनोवेटिव एनर्जी सोल्यूशन है उसको हम बड़े लेवल पे लेके जा पाएं, उनको हम और अच्छे से स्केल कर पाएं। तो दिस इज जीईएडडबल्यू। आखिरी टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो महाकुंभ मेला के बारे में है। आप लोग जानते होंगे परसों से 13 जनवरी से यहाँ पर प्रयागराज के अंदर जो महाकुंभ मेला है वो शुरू होगा एंड विल लास्ट टिल 26 फरवरी 2025। एंड ऐसा बताया जा रहा है, आंकड़े ये बता रहे हैं कि 400 मिलियन पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। आप समझ पा रहे हो, 400 मिलियन मतलब 40 करोड़ लोग, बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है। सरकार का ऐसा मानना है, बाकी लेट्स सी कितने लोग आते हैं। तो ये जो आपका महाकुंभ मेला है, बेसिकली आपका जो कुंभ मेला है रादर आई शुड से, ये 4 बार सेलिब्रेट किया जाता है इन 12 ईयर्स और 4 जगह पे होता है। हरिद्वार के अंदर आपको गंगा रिवर के ऊपर देखने को मिल जाएगा, उज्जैन के अंदर आपको शिप्रा नदी के ऊपर, नासिक के अंदर आपको गोदावरी जिसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, एंड लास्टली प्रयागराज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा जहां पर गंगा, यमुना और जो मिथिकल इनविजिबल सरस्वती है उसका यहाँ पे संगम आपको एक तरह से देखने को मिल जाता है। 2017 के अंदर कुंभ मेला को भारत की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया गया था बाय यूनेस्को। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जब लोग आते हैं तो ये एक फेस्टिवल ऑफ सेक्रेड पिक्चर है, क्योंकि यहाँ पर लोग या तो नहाते हैं या फिर जो डुबकी है उसको यहाँ पे लगाते हैं इन दिस सेक्रेड रिवर। तो ये कुछ बातें थी कुंभ के बारे में जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको सबका बता भी दिया है, जैसे आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है। महाकुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला, माघ मेला, ठीक है, इस तरह से आपको ये देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने पीवाईक्यूज की। आज आपके सामने 3 पीवाईक्यूज हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 है रिगार्डिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखने को मिल जाएगा, ये पॉलिटी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा विद रिगार्ड्स टू बोधिसत्वा। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट में नीचे बता सकते हो। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था कोरल रीफ्स के बारे में। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रिवर्स, सो ट्रॉपिकल वाटर्स। बिल्कुल ठीक बात है, ज्यादातर आपको जो आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं वो 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ के बीच में देखने को मिल जाते हैं। देखो आप एक चीज और अंडरस्टैंड करना, कोरल रीफ्स को ना रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी के नाम से भी हम जानते हैं। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो इनक्रेडिबल है, ठीक है। बहुत ज्यादा अच्छा खासा आपको नियरली अगर हम बात करें तो मैरीन लाइफ का लगभग 25% आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा।
राइट। और सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, 1/3 आपकी कोरल रीफ्स आपको ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस यहीं पर आपको देखने को मिल जाती हैं। एंड डेफिनेटली बहुत सारे ज्यादा नंबर ऑफ एनिमल फाइला यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज दीज आर रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था सीपीआई के बारे में। यहाँ पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो सीपीआई की वेटेज होती है ना, वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डब्ल्यूपीआई। फूड की वेटेज यहाँ पे कह रहा है, द आंसर इज राइट। फूड की वेटेज सीपीआई में ज्यादा है। दूसरा कह रहा है डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज कैप्चर नहीं होती। सीपीआई के अंदर देखो गुड्स एंड सर्विस दोनों कैप्चर होती हैं, डब्ल्यूपीआई के अंदर केवल और केवल गुड्स कैप्चर होती हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। तीसरा कह रहा है डब्ल्यूपीआई को अडॉप्ट किया गया है एज अ इन्फ्लेशन मेजर, नहीं, वो सीपीआई है। तो 1 एंड 2 इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग। एंड तीसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था, महात्मा गांधी जी ने 1932 के अंदर फास्ट एंड डेथ किया। ये इसलिए था क्योंकि रामसे मैकडोनाल्ड ने ना 1932 के अंदर कम्युनल अवार्ड यहाँ पे किया था। एक तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। बाद में गांधी जी आप जानते होंगे वो फास्ट पे चले गए थे, फास्ट एंड डेथ के ऊपर। फिर बी आर अम्बेडकर जी के साथ पूना पैक्ट हुआ था, तब जाके ये मसला सुलझा था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स के कुछ आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं, आप बता सकते हो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड कल जो आपको होमवर्क दिया था, एक था दीनदयाल पोर्ट के बारे में। दोस्तों ये एक नेचुरल पोर्ट नहीं है, दिस इज एन आर्टिफिशियल पोर्ट, राइट। इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी बात करें तिरुमला वेंकटेश्वर टेम्पल की, तो ये नागरा स्टाइल के अंदर नहीं, ये द्रविडियन स्टाइल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। भाषणी एआई टूल, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। लास्टली बात करें हीराकुड डैम की, तो हीराकुड डैम आपको ओडिशा के अंदर देखने को मिलेगा ऑन महानदी रिवर, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। Thank you so much for joining. All the very best.